प्रिय विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग बिहारी रत्नाकर, जो बिहारी सतसई की एक टीका है और जिसमें बिहारी के दोहे हैं, उन पर बातचीत शुरू करेंगे। बिहारी का परिचय हम लोग जानेंगे, बिहारी सतसई का महत्व हम लोग समझेंगे और जो मुक्तक काव्य है उसमें बिहारी की क्या स्थिति है, उसका क्या महत्व है, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। मैं हरिराम भारती, राजकीय महाविद्यालय मांगरोल जिला बारा में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पाठ कई खंडों में विभाजित है। उस पर हम अलग अलग व्याख्यानों में बातचीत करेंगे। जैसे एक व्याख्यान में हम रीतिकाल और बिहारी के अवदान पर बात करेंगे, उनका परिचय हम पढ़ेंगे, उनका जीवन परिचय जानेंगे और उनकी बिहारी सतसई के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे व्याख्यान में हम लोग बिहारी की काव्य कला और मुक्तक कला में बिहारी का क्या स्थान है, उस पर हम बातचीत करेंगे। बिहारी रत्नाकर, जो कि बिहारी सतसई पर लिखी हुई एक बहुत ही सुप्रसिद्ध टीका है, जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और तीसरे व्याख्यान में हम लोग फिर जो बिहारी के जो दोहे हैं, उन दोहों की व्याख्या करना शुरू करेंगे। इस तरह से हमारा ये पाठ चलेगा। आप लोग अभ्यास प्रश्न में PDF में आपको उपलब्ध करा दूंगा, तो अभ्यास प्रश्न में जाकर के बिहारी के बारे में जो प्रश्न है उनका आप अभ्यास करें, उनके लिखने का अभ्यास निरंतर करें और संभव हो तो मुझे भी उसकी एक प्रति उपलब्ध कराएं, ताकि उसमें उसका मूल्यांकन मैं कर सकूं और आपको जो सुझाव उचित लगे वो दे सकूं। तो सबसे पहले हम बिहारी की बातचीत करें, बिहारी पर बात करें तो जो रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है उसको हूबहू मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहूँगा कि बिहारी के बारे में उनका जो परिचय है मैंने उन्हीं की पुस्तक से लिया है। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। तो सबसे पहले अगर ईस्वी संवत की दृष्टि से देखें तो बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। अब उनकी तिथि क्या थी, जन्म दिनांक क्या थी, इसके बारे में भी कोई चर्चा हुई नहीं है, न इसे कोई उपलब्ध स्रोत मिले हैं जिससे पता चल सके। और 1665 ईस्वी में बिहारी जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। इस प्रकार से ये इनका ईस्वी सन में अगर जीवन काल कहा जा सकता है। और बात करें विक्रम संवत में, जो अपना हिंदू कैलेंडर है, उसके अनुसार उनका जन्म 1660 विक्रम संवत में हुआ और उनकी मृत्यु 1720 विक्रम संवत में हुई। अब उनके बारे में हम, जो रामचंद्र शुक्ल जी ने उनका परिचय बड़ा ही अच्छा लिखा है, उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो बिहारी लाल ये माथुर चौबे कहे जाते हैं और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसवा गोविंदपुर गांव में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। एक दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आ रहे। मतलब इनका ससुराल जो था वो मथुरा था।
ऐसा कहा जाता है। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे, यानी विक्रम संवत में 1720 और ईस्वी संवत में 1665 के आसपास ये स्थिति बनती है। ये जयपुर के मिर्जा राजा जय शाह या जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे उस समय महाराज जय सिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर निकलते ही न थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा लिखकर किसी प्रकार महाराज के पास भीतर भिजवाया। महाराज भोग विलास में डूबे हुए थे और उनकी पत्नी जो अल्पवयस्क थी उसके प्रेम में वो दिन रात महलों में रहते थे और बाहर राजकाज उन्होंने मंत्रियों के उपरों से छोड़ रखा था। इसके कारण से काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी और सब लोग दुखी थे। तो सरदारों ने जब ये बात बताई और बिहारी वहाँ गए थे, जयपुर दरबार में एक कवि के रूप में गए थे अपना हुनर दिखाने के लिए, क्योंकि ये राज्याश्रित कवियों का समय था। रीतिकाल में यही होता था कि जो कविता थी वो दरबारों पर आश्रित थी, दरबार उनको भत्ते देते थे, उसके आधार पर वो कविताएं लिखा करते थे। मतलब और कविताएं कलात्मक हुआ करती थी। अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में जो कविता सक्षम होती थी उसे ही अच्छी कविता माना जाता था। जैसे कि ठाकुर ने कहा भी है कि आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका सुमरन को बहानो है। तो इस तरह से ये जो कवि थे वो बड़े ही श्रृंगारिक, कलात्मक और बहुत ही अच्छी कविताएं उस ज़माने के अनुसार लिखते थे। लेकिन जो रुचि थी कवियों की वो राज्याश्रित राजाओं की रुचि थी। आम जनता के चित्र उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो बिहारी ने राजा को जब देखा कि वो अपनी रानी के प्रेम में इतने विमोहित हो गए हैं कि अपना कर्तव्य भूल गए हैं, तो उन्होंने एक दोहा लिखा और उस दोहे को किसी प्रकार से दास दासियों के साथ राजा के पास भिजवा दिया विचार करने के लिए। तो राजा ने ये दोहा पढ़ा। क्या उसमें बिहारी ने लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। राजा को अन्योक्ति बिहारी ने भेज दी। राजा को कहा कि तुम एक ऐसे भंवरे हो जो ऐसे फूल पर मोहित हो गए हो जो अभी पूरी तरह से खिला भी नहीं है, न उसमें रंग है, न रूप है, न खुशबू है, और तुम अभी से ही इतने ज़्यादा विमोहित हो गए हो। तो जब ये पुष्प पूरी तरह से खिल जाएगा, सुगंधित हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। अली कली ही सो बंध्यो, कली से ही इतने बिंध गए तो बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा। जब राजा ने यह दोहा पढ़ा तो चोट सीधी कलेजे पर लगी और राजा को के अंदर का प्रकाश जागृत हो उठा, विवेक जागृत हो उठा, और इस पर राजा तुरंत महलों से बाहर निकले और बिहारी को मान सम्मान दिया और उनका आदर किया, उनका सत्कार किया और बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और उनको इनाम स्वरूप रोज़ एक सोने की असरफी देने की बात कही कि अगर आप रोज़ एक दोहा या जैसे ही एक दोहा ऐसा अच्छा श्रृंगारिक कलात्मक बना करके लाते हैं तो आपको एक सोने की असरफी दी जाएगी। और बिहारी क्योंकि राज्याश्रित कवि थे तो इस शर्त को या इस प्रपोज़ल को वो अस्वीकार न कर सके और दोहे लिखने में लग गए और उस प्रकार से उनकी लगभग 700 दोहों की सप्तशती, जिसको कि शतसई कहते हैं हिंदी में, वो उन्होंने 700 दोहे ऐसे लिखे। एक दोहे में कई भाव भरे हुए हैं। गागर में सागर उनके दोहे कहे जाते हैं। तो इस तरह से ये दोहा उन्होंने लिखा। कहते हैं कि महाराज ने बिहारी को इस प्रकार की असरपी वाली बात हो गई। इस प्रकार 100 दोहे बने, 700 दोहे बने जो संग्रहित होकर के बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार से ये बिहारी के बारे में कहा जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि जो बिहारी है उनकी सबसे ख़ास बात यह है, उनकी काव्य कला की भी अगर बात करें तो उनकी भाषा बड़ी विलक्षण थी।
भाषा पे उनका बड़ा ही अधिकार था और बिहारी बहुत ही उच्च शिक्षित कुलीन पंडित थे और उनको ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शकुन शास्त्र और काम शास्त्र, ऐसे अनेक अनेक प्रकार के तात्कालीन जो युद्ध कला, ऐसे तमाम जो शास्त्र उस ज़माने में जो विद्या मानी जाती थी, उस विद्या का उन्हें बहुत ही गहरा ज्ञान था और उन्हीं का आधार बना करके उन्होंने अपने दोहे लिखे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बिहारी के दोहों को समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, थोड़ा व्याकरण का ज्ञान, थोड़ा आपको शकुन शास्त्र का ज्ञान, थोड़ा सामुद्रिक लक्षण जो होते हैं उनका ज्ञान, तरह तरह के ज्ञान होना, युद्ध कला का ज्ञान, ये होना बहुत आवश्यक है। तभी आप बिहारी के दोहों का मर्म समझ सकते हैं। और जहाँ तक भाषा की बात करें तो बिहारी की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और ये जो सामान्य बोलचाल की उस ज़माने की भाषा थी, ब्रज भाषा, जो अपने ब्रजमंडल में बोली जाती थी और जो मथुरा के आसपास है, ग्वालियर तक का जो इलाका है, इधर कानपुर है, बिजनौर है, उसमें ये भाषा बोली जाती थी। तो बड़े ही जो लोक प्रचलित ब्रज भाषा है उसका उन्होंने अपने दोहों में इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी भी साहित्यिकता या कलात्मकता से कभी समझौता नहीं किया और उनका हर एक दोहा साहित्य की कसौटी पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक शब्द भी बिहारी के दोहों में आपको व्यर्थ का नहीं मिलेगा। एक एक शब्द में उन्होंने कई कई अर्थ भर दिए और थोड़े से शब्दों में ही ज़्यादा बात कहने की कला, जो सामासिकता है शब्दों में, जो सामासिकता का गुण है वो भी पाया जाता है और अर्थ भरने की जो क्षमता है वो बिहारी में अद्वितीय है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बिहारी ने तो गागर में सागर भर दिया। और उनकी भाषा के बारे में ये प्रसिद्ध है, किसी ने लिखा है कि ब्रज भाषा बरनी सबे कविवर बुद्धि विशाल, ब्रज भाषा बरनी सबे कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सत सही रची बिहारी लाल। कि ब्रज भाषा लिखने में तो ब्रज भाषा का वर्णन कई कवियों ने, कवित, सवैयों, दोहों, बिरवे, तरह तरह के छंदों में कवित ब्रज भाषा का वर्णन किया है। ब्रज भाषा के अंदर कई चीज़ों का वर्णन किया है, श्रृंगार लिखा है, सब कुछ लिखा है, वीर काव्य लिखा है, नीति काव्य लिखा है, लेकिन सब ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से लिखा है। लेकिन सबकी भूषण सतसई, लेकिन जो सतसई के अंदर जो ब्रज भाषा आई है वो सबकी भूषण है। ब्रज भाषा की शोभा अगर किसी ने बढ़ाई तो बिहारी ने बढ़ाई। सूरदास के बाद, सूरदास को मानना पड़ेगा, सूरदास के बाद में बिहारी की जो भाषा है वो बड़ी अद्वितीय है और सबकी भूषण सतसई रची बिहारी लाल। तो इस प्रकार से बिहारी का अपना एक महत्व है, उनकी एक रीतिकाल के सबसे अधिक प्रसिद्ध कवियों में बिहारी का स्थान है। और यूँ कह सकते हैं कि रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, उनमें जो श्रृंगारिकता है, कलात्मकता है, राग, जो कैसे जैसा कहते हैं कि जो दरबारी कवियों की जो जितनी विशेषताएं होती है वो सारी की सारी बिहारी के अंदर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज थोड़ा पाठ का समय अपन कम रखेंगे और कल हम बात करेंगे बिहारी की काव्य कला पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं। तब तक आप ये इसके अंत में मैं आपको PDF उपलब्ध करा दूंगा। इसके अंत में जाकर के इसके जो प्रश्न है उस पर थोड़ी विचार करें और उत्तर लिखने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।